सभी प्रिय छात्र छात्राओं को हमारा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल रामजू यादव पर आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्लास 12th की हिंदी में कथा साहित्य से बहादुर नाम की कहानी लेके आए हैं। हम पढ़ते हैं, बहादुर कहानी की ओर बढ़ते हैं। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना, चकीट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाहें की ही कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रूमाल बंधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे। उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मैंने मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थीं, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई भी इस दुनिया में नहीं होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चों को पकड़ता या फल तोड़ता खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौटी। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9-2-11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्यों हिदायतें दी थीं। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। वह किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने के लिए कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए, और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारपूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है।
सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? तुमने शेर को देखा है? ऐसी ही बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी इससे उसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीने बारी उस पर भले ही खर्च हो जाएं, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसे उसी रोज लाए थे और कपड़े और भी कपड़े बन रहे थे। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोंछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। जब कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गईं। मैं उससे बातचीत करता था, पर ऐसी इच्छा रखते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मारती क्यों थी? इतना कह वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास क्यों भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। और वह हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बंसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुँह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। उसके बाद कुछ और भी उसकी जेब से निकालकर उसके बिस्तर पर सज जाती थीं। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक इनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से ही भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरों के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के स्वांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना देकर आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर खर्च हो रही है।
पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये तो कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक घर भी ना टसकाता था। किसी को मामूली सी मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इस तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे की पहले ना उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रौब दौब से रहने का कायल था। उसने बहादुर को कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती। जब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप। देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, क्या करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बातें होने लगीं जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ कहती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको भी और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त ना हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और भी दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मान नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरों के घर में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुँह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी को पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुँह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेंक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई। इनको अलग करके इनके साथ क्यों भेद किया?
बारे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा मरेगा, रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्सा से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटियां सेंकवाती थीं। वह रोने लगा था। तो क्या तेरी माँ हूं मैं कि तुझे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुँह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटियां नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांट कर और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखों ही रहा। पर सवेरे पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेंकीं। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात को बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और उसकी तनख्वाह के पैसे भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने बाद उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थीं। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप हो जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे।